उत्तर प्रदेश से सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है, जिसको अपोजिशन ने सांप्रदायिक और विभाजनकारी करार दिया है। नहीं, आप एटीएस सेंटर तो मेरे ख्याल से जहाँ क्रिएट करना चाहते हैं तो राज्य सरकार का निर्णय होना चाहिए, लेकिन क्योंकि देवबंद की एक खास पहचान है तो बस इतनी हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो एटीएस सेंटर वहाँ बने वो जिस कारण के और जिस उद्देश्य से बना है उस पर खरा उतरे। और क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य कामों में भी सांप्रदायिकता झलकती है, तो आशा करेंगे कि ऐसा कोई उनके तरफ से उद्देश्य इसमें ना रहा हो। वैसे सरकार के ऊपर है, सरकार को जो बेहतर लगे कि जब कहीं कहाँ एटीएस सेंटर होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अपना निर्णय ले। एक महिला से कथित यौन शोषण को लेकर मामला दर्ज किया है। देखिए, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा ठीक तरीके से, लेकिन ये मुझे आश्चर्य की बात लगती है कि अगर ऐसा कोई बात है भी तो सीबीआई के पास ये बात कैसे आ गई। या तो राज्य सरकार ने इसको भेजा होगा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे राज्य सरकार के इलाके में या उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये इसको सीबीआई के क्यों दिया जा रहा है, इसमें लगता है कि राजनीतिक द्वेष की कोई ना कोई बात दिखती है। सर, जो सबसे ज़्यादा आजकल है, इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने तालिबान युद्ध की तारीफ की और एक तरीके से जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराया उनसे उनकी तुलना की। ये कितना सही है? देखिए, अगर ऐसा उन्होंने कुछ कहा है तो बहुत गलत और बहुत बेवकूफ़ी की बात है। ये ऐसी चीज़ को तो बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। तालिबान का क्या लेना देना है और तालिबान की नैतिकता क्या है? तालिबान एक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट टेररिस्ट संस्था है, आतंकवादी जैसी गतिविधियां करता है। उसने निहत्थों को, इनोसेंट को, महिलाओं को, बच्चों पर लाखों हज़ारों अत्याचार किए हैं। आप खुद देखिए, पिछले 15-20 दशक में पूरी दुनिया में आतंक फैलाने में इसका कहीं ना कहीं हाथ रहा है। अलकायदा से इसके सीधे सीधे संबंध रहे हैं। अब इन्होंने किस मतलब से कहा है बहुत गलत, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बयान कोई भी व्यक्ति दे उससे पूछना चाहिए कि आपने किस कारण से ये, किस संबंध में ये बात कही है। और हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई तो दुनिया के लिए एक तारीखी लड़ाई रही है। हम लोगों ने नॉन वायलेंस के साथ, अहिंसा और सत्य के साथ जो फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई लड़ी थी वो दुनिया में एक तारीखी लड़ी है। और दुनिया में उसकी नैतिकता की, उसकी अहिंसा की, उसकी सत्यता की मिसालें दी जाती हैं। ऐसे आज़ादी के आंदोलन को एक ऐसी संस्था के साथ जोड़ के करें, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। मैं इस बात की बहुत घोर निंदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि वो रसिया और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से लड़ते हुए अपनी देश की जीत सुनिश्चित करें। नहीं, देखिए, आप किसी की कोई किस तरीके से क्या लड़ रहा वो अलग बात होती है, लेकिन आप दो ऐसे संस्थाओं के बीच में या ऐसे दो आंदोलनों के बीच में जिसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, आप कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत की आज़ादी की लड़ाई नैतिकता पर स्थापित थी, मानव अधिकारों पर, मानवता की इज्जत पर स्थापित थी, सर्वधर्म समभाव पर स्थापित थी। उसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर भाषा के, हर प्रांत के लोग जुड़े थे। उसमें किसी के खिलाफ द्वेष नहीं था, अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी, देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। तालिबान का इन चीज़ों से क्या लेना देना है? वो तो एक मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो केवल सत्ता पर इसलिए काबिज होना चाहता है क्योंकि वो अपनी कोई सोच समझ की सरकार को सब सारी दुनिया पर उसके तौर तरीकों को थोपना चाहता है। वो एक फासिस्टवादी, एक आतंकी संगठन है। इन दोनों को अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में बैठकर अगर इनकी आपस में तुलना करता है तो उसको शर्म आनी चाहिए और उसकी मैं निंदा करता हूँ। तो इन नियमों को भारत में आर्थिक सुधार के लिए बड़ी उपलब्धियों के तौर पर गिनाती है। उसको लेकर राहुल जी ने कहा नोटबंदी, जीएसटी और जो कृषि कानून है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को तो कमजोर करेगा ही, और ये ऐसी नीति है जिससे भारत अपने युवाओं को नौकरी नहीं देगा। नहीं, ये ठीक बात है। ये तो सभी कह रहे हैं। जब से ये तीनों एक एक करके आए, चाहे नोटबंदी की बात रही हो, चाहे इनके तरीके का जीएसटी रही हो, चाहे किसान कानून रहे हों, और यही नहीं, इन्होंने इनकम टैक्स में जो बदलाव किए हैं, इन्होंने जिस तरीके से एक एक करके तमाम अपने 5-10 बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारी एक एक बिजनेस कर दी है, चाहे वो बम्बई का एयरपोर्ट हो, चाहे बहुत ऐसी चीज़ें हों, चाहे धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को बेचने की बात हो। ये चिरपरिचित और रणनीति के तरीके से इस देश की स्वायत्तता, इसकी एक तरह की जो स्वयंभू तरीके से यहाँ लोग अंतपूर्ण बनते थे, उस पूरी स्पिरिट को ख़त्म करने की बात है ये। और तो इसमें राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो सच है, और तमाम हज़ारों अर्थशास्त्री, बिजनेस समझने वाले, छोटे बड़े उद्योगपति सब यही बात कह रहे हैं।
देखिए ये सारी की सारी अगर सही में कहीं एक तो खैर इसका कोई अर्थ नहीं होता कि जगह का क्या नाम बदलना है, क्योंकि जगह जगह के नाम एक ऐतिहासिक संदर्भ के साथ निकलते हैं और किसी भी जगह का नाम तटस्थ नहीं होता है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी नगरी नहीं है, कोई भी इलाका नहीं है, कोई भी रजवाड़ा नहीं है जिसका एक ही नाम पुरातत्व काल से आज तक बना रहा हो। बीच बीच में नाम बदलते हैं। अब अगर सरकार किसी ऐसे कारण से जिसमें सांप्रदायिकता की कभी कभी एक झलक दिखती है, उस कारण से तय करे कि इसी समय के नाम हमें इस्तेमाल करने चाहिए, तो वो बात मुझे लगता नहीं है ठीक है। जिस जगह का नाम है वो जैसा है वैसे रहना चाहिए। और एक और है मेरा कि आपको नाम बदलने से क्या है, आप तो हालात बदल लिए ना लोगों के। सरकार तो चुनी जाती है परिस्थिति बदलने के लिए, लोगों के हालात बदलने के लिए, लोगों की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए, नौकरियां देने के लिए, स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी सुरक्षा देने के लिए। उस पर काम क्यों नहीं करते हैं आप? लेकिन ठीक अब शॉर्ट कार्ड खेला है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड अगर अजय कोठिया जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, अगर ये जीतते हैं, सरकार बनती है, तो उत्तराखंड को हिंदुओं के लिए वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाया जाएगा। इसका मतलब इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति तो केजरीवाल बहुत पहले से खेल रहे हैं, इसमें नई बात क्या है? दूसरा, इस चीज़ की घोषणा का क्या मतलब है? ये तो सीधे सीधे एक धार्मिक भावना को कुरेद कर, उस उन्माद को फैलाकर और उससे वोट लेने की बात है। और हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राइट हैंड है ये लोग। एक समझ लीजिए बीजेपी नंबर 2 या आरएसएस नंबर 2 है केजरीवाल। इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ कि वो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता पड़ेगा, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पड़ेगा। अब साहब ये तो मैं नहीं जानता, वो तो उत्तराखंड की जनता जाने कि वो बेहतर जाने कि वो विकास चाहते हैं, जिस तरीके का काम कांग्रेस की सरकार ने कहा उसकी तरफ जाना चाहते हैं, या कुछ और करना चाहते हैं, ये तो वो तय करेंगे। लेकिन मुझे जहाँ जितना मैं उत्तराखंड को जानता हूँ, वहाँ के लोग इतनी आसानी से बरगलाए नहीं जा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में वहाँ कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल सर, काबुल में भारतीय दूतावास फिलहाल बंद नहीं है, साथ ही अफगानिस्तान में लश्कर तैयबा और लश्कर झांगवी जो पाकिस्तानी आतंकवादी समूह है, इनकी उपस्थिति अफगानिस्तान में देखा गया है चेक पोस्ट बनाने को लेकर और तालिबानी गुटों के साथ। नहीं, पहली चीज़ तो ये अच्छी खबर है कि हमारा दूतावास अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी थोड़ी सी चिंता है कि वहाँ जो भी हैं वो लोग सुरक्षित रहें। अच्छी खबर है कि बहुत से लोग वहाँ से निकाले जा चुके हैं, कुछ बचे हैं और वो प्रक्रिया चालू है। जो एलईटी और बाकी संस्थाओं की आपने नाम दिया जिनके वहाँ मतलब लोग या उसकी एक्टिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, ये भी चिंता का विषय है। और हम लोगों को लग रहा था कि अगर तालिबान का असर बढ़ेगा अफ़गानिस्तान में, तो इसमें पाकिस्तान अपनी पुरानी घटिया हरकतों पे फिर ना उतर आए। इस पूरे अफ़गानिस्तान को कांड को सन 80 से लेके जब रूस घुसा था अफ़गानिस्तान में, तब से आज तक इसको बहुत दोहा है पाकिस्तान ने अपने लिए। अफ़गानिस्तान के नाम पर हथियार लिए हैं, अफ़गानिस्तान के नाम पर आतंकी संगठनों को उसने समर्थन किया है, और उसका अफ़गानिस्तान से या उस इलाके की शांति से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान ने किया हिंदुस्तान के प्रति हमला करने में, हमारे यहाँ आतंकियों को भेजने में और हमारे विकास को किसी न किसी रोकने की कोशिश करने में। वो दूसरी बात है कि वो हर चीज़ में बिल्कुल ही निकम्मे निकले, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान की एक और शायद कोशिश है हम लोगों को किसी न किसी तरह सताने की। और मैं आशा करूँगा कि इसमें हमारी खुफिया एजेंसियाँ, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, सब लोग जो है मुस्तैदी से इस पर नज़र रखेंगी।